Today we are going to study about the fourth chapter of our syllabus, which is called analytical chemistry. Analytical chemistry means analysis. Analysis of what? Analysis of compound. कंपाउंड का एनालिसिस करना, डिकम्पोज करना, विश्लेषण करना. विश्लेषण analytically we are doing by two ways. One is called quantitatively and another is called qualitatively. Quantitatively means what percentage of the different elements are present in that very compound. For example, वाटर को ले लीजिए. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट. हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये हम लोग निकाल के देखते हैं. तो ये जब हम निकालते हैं तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस कंपाउंड. उनका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, उनका और भी तरह से क्वांटिटी निकालना, अमाउंट को पता करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है. लेकिन कंपाउंड में कलर की डिस्टिंग्विश होती है. कंपाउंड में डिफरेंट क्वालिटी ऑफ आयंस जो है उनका डिस्क्रिप्शन हम कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट वेरी कंपाउंड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट determination of presence of particular ions by carrying out chemical tests with the help of chemical reagent. मतलब इसका ये होता है कि किसी कंपाउंड के एनालिसिस में हम किसी दूसरे केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो खुद भी एक केमिकल है और वह दूसरे को एनालिसिस भी करता है. हमारे लिए यहाँ पर दो तरह के ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको हम रिएजेंट कहते हैं. ये दो तरह के रिएजेंट का यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं. दे आर कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ये दो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारे एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं. कंपाउंड में कलर का जो आता है उसके बारे में आप ये देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 to 17 ये कंपाउंड मोस्टली कलर्ड नहीं होते. ये कलरफुल कंपाउंड नहीं बनाते हैं. दे आर कलरलेस, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड. वैसे ये हमारे 13 से पहले वाले, 3rd से लेके 13 से पहले वाले 12 तक के कंपाउंड कलरफुल होते हैं, जिनके आयंस के द्वारा हम लोग उनके आयंस का प्रेसिपिटेशन कराते हैं. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो दो एक्वा सॉल्यूशन को हम एक साथ मिलाते हैं, पानी में घुले हुए सॉल्यूशन को एक साथ मिला देते हैं. मिलाने के बाद एक सेमी सॉलिड टाइप का कंपाउंड निकलता है. यह कंपाउंड प्रेसिपिटेट कहलाता है. द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू aqueous solutions in the form of semi solid is called the precipitation reaction, and that precipitation reaction gives us a colorful compound. आते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग. अभी हम लोग दो तरह के केस लेते हैं जो इंपॉर्टेंट केस हैं परीक्षा के लिए भी, जानने के ख्याल से भी, एंड दे आर कमिंग ऑलवेज इन आवर एग्जाम्पल्स. FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन होता है. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन जाता है, घुला रहता है. FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड जिसका कलर डर्टी ग्रीन होता है. एंड इन दिस वे हम समझते हैं कि ये फेरस सॉल्ट है. मतलब ये
फेरस डबल आयन वाला Fe++ है, इसका दूसरा आयन Fe3 होता है। Fe3 में हमारे साथ सॉल्ट है FeCl3. FeCl3 is still allowed to react with sodium hydroxide solution. ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये NaCl तो बनाएंगे जो घुला रहेगा, and we are getting FeOH3. The compound FeOH3 which is precipitate coming out, which is reddish brown color. Now we distinguish the two salts in this way, Fe++ and Fe+++. ये दो तरह के सॉल्ट का डिस्टिंग्विशन हम लोग ऐसे करते हैं by their colors. Dirty green is one, reddish brown is other. Means reddish brown color indicates that the salt is of Fe+3 ions. Dirty green, Fe+2 ions. In this way, we are able to distinguish the two salts, ferrous and ferric. Similarly, we are taking zinc sulfate. Zinc sulfate is distinguished again in the aqueous solution of sodium hydroxide solution. We are getting zinc hydroxide as the precipitation, which is white gelatinous. जो जिंक जैसा ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है. Lead nitrate reacts with sodium hydroxide, aqueous solution. ये सोडियम नाइट्रेट remains soluble. हमारे पास PbOH whole tube precipitation आता है. ये चॉकी व्हाइट कलर होता है. ये जिंक सल्फेट PbNO3, यदि हम इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH डाल देते हैं, we are getting that ZnOH whole to dissolve into it. आते हैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं. कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. It forms copper hydroxide. This copper hydroxide precipitates that comes in pale blue color. If excess sodium hydroxide is given, we find that this copper hydroxide gets dissolved into it. ये घुल जाता है. ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन नहीं रहता. रिएक्शंस ऐसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी पाते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन होता है. Let us see about the magnesium nitrate, MgNO3 whole 2. This solution reacts with sodium hydroxide. It forms magnesium hydroxide as a precipitate. This is milky white. This is milky white. Another salt we are getting NaNO3. NaNO3 we are getting the salt solution, and this is milky white color. When we allow this reaction with ammonium hydroxide solution, ammonium hydroxide plus FeSO4 aqueous solution, this reaction gives again NH4 whole 2SO4 plus FeOH whole 2. Again dirty green. The reaction continues as same type of reaction takes place with our another reagent ammonium hydroxide. But in the case of magnesium nitrate, this magnesium nitrate does not react with ammonium hydroxide. In other cases, we find that the reaction is almost same with another reagent. We have
Now certain salts we obtain from certain different kinds of element, that is called amphoteric elements, amphoteric metals. Amphoteric metals are the following. Amphoteric metals are the following. Means their behavior are as acidic one as well as basic one. Let us see the amphoteric metals. These are zinc, aluminium, lead and tin, Sn. These are all amphoteric metals. Behavior of zinc is how? The same aluminium, lead and tin. They all behave similarly. Let us see about the zinc. Zinc is metal. Zinc react with sulfuric acid. Dilute sulfuric acid, we know, very common reaction. This forms zinc sulfate plus hydrogen, that salt and hydrogen. So this is acid. Zinc is base, acting as a base, so salt and hydrogen is forming. At the same time, the same zinc reacts with sodium hydroxide solution. We find that it forms the compound sodium zincate. Sodium zincate is the compound Na2 ZnO2 plus hydrogen. The reaction is like this: Zn plus twice NaOH, Na2 ZnO2. So here this NaOH is strong base. So this is acidic behavior of zinc. So this zinc is having two kinds of behavior, one as base, another as acid. So this is why this is called amphoteric behavior of this metal zinc. Not only the metal zinc, rather its oxide, it's a hydroxide, and the oxide and hydroxide of lead, tin and aluminium, their behavior as similarly. Let us see another example of zinc, that how does it react with its oxide with sulfuric acid. So what we find, that it forms zinc sulfate and water. What is this? The salt and water. So this is acid. Therefore this is acting, zinc oxide is acting as a base. एक एसिड की तरह, दूसरा बेस की तरह. अब देखते हैं कि यही जिंक ऑक्साइड जब हम NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बिहेवियर फिर Na2 ZnO2 प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर इट इज फॉर्मिंग. तो हमने क्या देखा अभी कि ये अब NaOH तो कंप्लीट अल्कली है, बेस अल्कली, और ये एसिडिक एक्शन हो गया इसका, एसिडिक नेचर. So what we find in this way, this zinc oxide at one place acting as base, at the same time at another place acting as acid. Therefore, we can talk about the amphoteric nature of these elements. At the same time, we are coming to another reaction of this very zinc hydroxide, which is also acting as acidic behavior, at the same time basic behavior too. Zinc hydroxide ZnOH whole 2 plus NaOH, very much clear. It will be forming Na2 ZnO2 plus H2O. Now here we find that zinc hydroxide is acting as an acid, acidic behavior. This is a strong base. We are having zinc hydroxide plus H2SO4. We are getting ZnSO4
plus H2. So this is H2SO4 is acid. So this action is base. So therefore zinc hydroxide is acting as a base. Similar reaction will be followed in aluminium, will be followed in lead, will be followed in T. Therefore, the amphoteric nature can be explained for all these metals. That is, they are metals oxide and metallic hydroxide. They are acting as one time as an acid, another time as a base. Hence, they are called amphoteric behavior. Therefore, we are closing today from in this very module up to the analysis and the amphoteric behavior of certain metals. Thank you all.